हेलो, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम टैक्सेशन सिस्टम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, कर व्यवस्था। और कोशिश करूँगी कि आपको इस वीडियो के थ्रू जो है पूरा इजीली समझ आ जाए और आप आसानी से इसे समझ सकें। तो आज हम बात कर रहे हैं कर व्यवस्था की। सबसे पहले टैक्सेस हम कहते किसे हैं, ठीक है। टैक्सेस क्या है? ये गवर्नमेंट की इनकम है। गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस के लिए गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है, इनकम की ज़रूरत है। तो यानी इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स जो है वो टैक्सेस है। तो ये टैक्सेस किस तरह से काम करते हैं, यानी एक और बात बता दें आपको कि गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ टैक्सेस ही नहीं है, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट फ़ीस कलेक्ट करती है, फाइन्स कलेक्ट करती है, जो भी पब्लिक एंटरप्राइजेस से जो भी प्रॉफिट्स उन्हें मिलते हैं उसके थ्रू जो इनकम होती है, जो भी गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स हैं, दीज आर ऑल सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट इनकम, जो हमारी सरकार की आय के स्रोत हैं। उसमें से ही एक टैक्स है। अब हम टैक्स के बारे में वन बाय वन पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेस की, कि यानी कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो करों में होनी चाहिए। सबसे पहले टैक्सेस वो हैं जो इट इज़ अ कंपलसरी पेमेंट, जो एक अनिवार्य भुगतान है। जिस पर भी टैक्स लगाया जाएगा उसको वो पे करना ही पड़ेगा। टैक्सेस वैसे हम दो पार्ट्स में अधिकतर डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं? जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं? जो इनडायरेक्टली पे किए जाते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाकर आपने कुछ भी चीज़ परचेज़ की, आपने फ़ैन परचेज़ किया, उस पर आपने टैक्सेस पे किए। आपने टैक्सेस शॉपकीपर को दिए, शॉपकीपर ने प्रोड्यूसर को दिए, और प्रोड्यूसर ने जो है गवर्नमेंट को पे किए। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो कि हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, यानी कंपलसरी पेमेंट है। जैसे अब मैंने कहा डायरेक्ट टैक्सेस, जो इनकम टैक्स है दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स, जिसकी जो इनकम होगी उस पर जो टैक्स लगेगा वो उसको पे करना पड़ेगा। तो वो कंपलसरी पेमेंट है कि ज़रूरी नहीं है कि जिसके ऊपर टैक्स लगा है वही पे करेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो प्रोड्यूसर पर लगाए गए, प्रोड्यूसर ने शॉपकीपर पर लगा दिया, शॉपकीपर को बढ़ा करके आपने कंज्यूमर को ट्रांसफ़र कर दिया। जबकि डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं है, लेकिन कंपलसरी पेमेंट है जो आपको पे करनी ही पड़ती है। दूसरा, पब्लिक वेलफेयर, कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए जो भी हम गवर्नमेंट की इनकम है वो गवर्नमेंट किस लिए खर्च करेगी? पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्च करेगी। यानी टैक्सेस जो गवर्नमेंट की इनकम है वो गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर पर ही खर्च करे, ताकि जन कल्याण हो सके, रोड्स बनवाने में, हॉस्पिटल्स बनवाने में, स्कूल्स बनवाने में, ताकि जनता का कल्याण हो सके। दूसरा, नो डायरेक्ट सर्विस, कोई सर्विस जो है इसके बाद हमें ज़रूरी नहीं है मिलेगी। अब मैं इनकम टैक्स पे कर रही हूँ तो मेरे को डायरेक्ट सर्विस मिलेगी, ऐसा नहीं है। जो भी टैक्स पे कर रहा है उसका इफेक्ट सारी जो हमारी पब्लिक है वो पूरा सभी लोग उसको अवेल कर सकते हैं। नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन, प्रोपोर्शनेट रिलेशन बिटवीन द टैक्स एंड द बेनिफिट, कि टैक्स दे रहे हैं तो बेनिफिट भी ज़रूर मिलेगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में ऐसा होता है। डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में हम जितना टैक्सेस पे करते हैं उतना ही हमें बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है। और हमारा लास्ट है, टैक्सेस आर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कर देना एक व्यक्ति का निजी उत्तरदायित्व है, ताकि सरकार आसानी से काम कर सके। अगर हम करों की चोरी करेंगे तो सरकार कहाँ से हमारे लिए वेलफेयर जो है वो कर सकेगी? हमें कहाँ से अच्छी सड़कें, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल्स जो हैं वो नहीं मिल सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार की इनकम नहीं होगी। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, यानी टैक्सेस के करारोपण के उद्देश्य क्या क्या हैं। सबसे पहला, टू गेट रेवेन्यू, सरकार आय कमाना चाहती है। टू रेगुलेट एंड कंट्रोल, गवर्नमेंट चाहती है कि आयातों निर्यातों को, लाभ को, इन सब को जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रॉफिट, इन सब को जो है रेगुलेट कर सके। जैसे अब गवर्नमेंट क्या करती है कि ये जो हमारे अल्कोहल्स हैं, जो शराब है, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देती है।
ताकि जो है लोग कम से कम इसका उपभोग करें। इसको नियमित करने के लिए, नहीं तो क्या होगा, अगर टैक्सेस नहीं लगेंगे तो इनके प्राइसेस कम रहेंगे। बहुत सारे लोग जो है इसका बहुत अननेसेसरी सेवन करना शुरू कर देंगे। उसे कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है यानी टैक्सेस को कलेक्ट करती है और टैक्सेस लगाती है। फिर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे साधन हैं, उन सभी को आसानी से एलोकेट किया जा सके। अब जैसे सरकार अगर हमारी लग्जरी गुड्स पर यानी विलासिता की वस्तुओं पर उत्पादन के साधनों को हटाकर अनिवार्य वस्तुओं पर जो कंपलसरी गुड्स है उनका प्रयोग करना चाहती है, तो क्या करेगी कि हमारी कंज्यूमर गुड्स पर टैक्सेस कम कर देगी और जो लग्जरी गुड्स हैं उन पर टैक्सेस जो हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे। यानी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कि हम जो है हमारी सरकार यानी टैक्सेस जो लगाती है वो इस तरह लगाती है ताकि जो है वो एलोकेट ठीक से हो सके और हमारा जो बैलेंस है वो इकोनॉमी में हम मेंटेन कर सकें। हम जानते हैं कि जो लग्जरी गुड्स हैं वो सिर्फ कुछ लोग उसको कंज्यूम करते हैं, जबकि कंज्यूमर गुड्स या फिर जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं उनको हर कोई व्यक्ति जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहता है। तो गवर्नमेंट हमारी क्या करती है, टैक्सेस लग्जरी गुड्स पर ज़्यादा लगा देती है और जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं या हमारी जो हम रेगुलर गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स हैं, उन पर हमारे टैक्सेस जो है वो कम कर देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी डिमांड कर सकें। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी को कम करना चाहती है गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है टैक्सेस लगाने का, कि इनइक्वालिटी को कम कर सके। जो गैप है रिच और पुअर का, जो गरीब है और अमीर, इनके गैप को कम कर सके। अभी जैसे हमने लास्ट पॉइंट में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में पढ़ा कि गवर्नमेंट लग्जरी गुड्स पर ज़्यादा टैक्सेस लगा देती है, तो यानी अमीर आदमी से टैक्सेस ज़्यादा कलेक्ट कर रही है, जबकि नॉर्मल गुड्स के केस में टैक्सेस वो कम कलेक्ट कर रही है। इससे इनइक्वालिटी कम होगी। इनइक्वालिटी मतलब आय का समान वितरण हो सकेगा और जो सरकार है ऊंचे कर जो है वो धनी वर्ग पर लगाएगी और कम कर जो है वो गरीब लोगों पर लगाएगी। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी हमारे टैक्सेस जो हैं वो भी बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास पॉसिबल हो सकेगा। अब ये हम जानते हैं कि सरकार अगर टैक्सेस लगाती है तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। डिस्पोजेबल इनकम किसे कहते हैं, खर्च करने योग्य आय। जो भी आप खर्च करना चाहते हैं वो वाली खर्च करने के लिए जो आपके पास आय बचती है। आपने सपोज़ कीजिए आपकी इनकम 10,000 रुपये, उस 10,000 रुपये में से आपने 1,000 रुपया टैक्स पे कर दिया। अब आपके पास कितनी खर्च करने योग्य आय बची, 9,000 रुपये। तो टैक्स डिस्पोजेबल इनकम क्या है, वो इनकम जो एक व्यक्ति के पास कर देने के बाद बचती है, जिससे वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके, वो खर्च कर सके, उसी को हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए कर जो है वो धनी व्यक्तियों पर ज़्यादा लगे ताकि उनकी डिस्पोजेबल इनकम जो है, उनकी थोड़ी अगर डिस्पोजेबल इनकम कम भी हो गई तो कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर गरीब व्यक्ति पर कर लगेगा तो गरीब व्यक्ति जो है उसकी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो एकदम से कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ओवर प्राइजेस, कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए जो सस्ती वस्तुएं हैं उन पर कम कर लगे और जो महंगी वस्तुएं हैं उन पर ज़्यादा कर लगे। इस तरीके से हमारी सरकार जो है करों से प्राइजेस को भी कंट्रोल कर सकती है ताकि डिमांड पर ज़्यादा इफेक्ट इकोनॉमी पर ना पड़े। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, यानी एक गुड टैक्सेशन सिस्टम की, अच्छे टैक्सेशन सिस्टम की हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, तो ये अभी आपने जो ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं इन्हीं में से कैरेक्टरिस्टिक्स भी निकल करके आएंगी कि इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम से कम होना चाहिए ताकि सभी लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। प्राइवेट सेक्टर जो है, निजी क्षेत्र की अकुशलता पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वो अगर बहुत एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना ज़रूरी है।
फिर उसके बाद आता है कि ग्रोथ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कि ग्रोथ हो इकोनॉमी की, सिंपल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए ताकि हर व्यक्ति इसको समझ सके, कम एक्सपेंसिव होने चाहिए ताकि लोग चोरी ना करें। थोड़ा टैक्स स्लिप लगेगा तो हम आसानी से पे कर देंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी तो लोग चोरियाँ करनी शुरू कर देंगे, अपने इनकम को छुपाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं कुछ इस तरह से एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स की हमारी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो सब आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। क्लासिफिकेशन मतलब हम इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, ज़रा हम इसे अब फिगर के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिंगल एंड मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम। सिंगल एंड मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम, सिंगल टैक्सेशन सिस्टम जहाँ पर सिर्फ एक बार टैक्स लगेगा, एक ही व्यक्ति पर टैक्स लगेगा, उसी को हम सिंगल टैक्सेशन सिस्टम कहते हैं। एक कर से अभिप्राय क्या है कि जब देश में केवल एक ही कर लगाया जाए, बाकी कर ना लगाए जाए। जैसे सिर्फ इनकम टैक्स लगा दिया जाए, अगर इनकम टैक्स लगा दिया तो ना हमें रोड टैक्स पे करने की ज़रूरत है, ना हमें लैंड टैक्स पे करने की ज़रूरत है, ना हमें प्रोडक्शन पे टैक्स पे करने की ज़रूरत है, ना ही हमें बिक्री कर पे करने की ज़रूरत। सिर्फ एक टैक्स लगा दिया, और वो क्या है, सिर्फ आपने इनकम टैक्स जो है वो लगा दिया सरकार ने। यानी एक प्रकार का टैक्स जो लगेगा उसी को हम सिंगल टैक्सेशन सिस्टम कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पर सिर्फ एक ही प्रकार का टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम जहाँ पर बहुत प्रकार के कर लगाए जाते हैं, यानी जहाँ पर इनकम टैक्स भी लगेगा, जहाँ पर प्रोडक्शन टैक्स भी लगेगा, राइट, जहाँ पर आपका सेल टैक्स भी लगेगा, सेल्स टैक्स भी लगेगा, यानी और बहुत तरह के, एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगेगा, बर्थ टैक्स भी लगेगा, डेथ टैक्स भी लगेगा, सब तरह के टैक्स जो लगाए जाएंगे उसी को हम मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम कहते हैं। ये हमारी भी इकोनॉमी में मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम है। आप मूवी देखने जाते हैं तो आप टैक्स पे करते हैं, आप फ़ैन खरीदने जाते हैं तो आप टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स पर भी आप इनकम पर भी टैक्स पे कर रहे हैं। तो इस तरह से मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम, इससे जो है हर व्यक्ति पर भार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन एक सिंपल सी बात बताएं, अगर गवर्नमेंट सिंगल टैक्सेशन रखेगी तो इसी पर इनकम टैक्स जो है वो 40% कर देगी, राइट, और मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम रखेगी तो सभी का मिलाकर 45%। आप कहीं से भी कान पकड़ें तो हर तरीके से बात एक ही आती है। गवर्नमेंट को तो इनकम चाहिए, गवर्नमेंट इनकम से ही अपने एक्सपेंडिचर जो है वो करती है, बिना उसके गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोपोर्शनल टैक्सेस। प्रोपोर्शनल टैक्सेस किसे कहा जाता है? प्रोपोर्शनल मतलब अनुपातिक कर। अनुपातिक कर का मतलब क्या है, आपकी इनकम चाहे कितनी भी बढ़े या इनकम कम हो, टैक्स जो है वो हमारा रिमेन्स कांस्टेंट, टैक्स सेम रहेगा, टैक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी आप एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहेंगे, अगर 1000 रुपये मेरी इनकम है तो भी मुझे 10% टैक्स पे करना है, मेरी 1 लाख इनकम है तो भी मुझे 10% टैक्स पे करना है। आप क्या देख रहे हैं, और 1 करोड़ है तो भी हमें 10% टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो ये हमारा क्या है, क्या हमने देखा कि इनकम चाहे बढ़े चाहे हमारी इनकम कम हो, हमारा टैक्स स्लैब जो है वो सेम रहेगा, टैक्सेस में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। हम इसे एक फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने टैक्स बेस ले लिया, यहाँ पर हमने टैक्स रेट ले लिया। टैक्स बेस क्या है, 1000 रुपये, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, कुछ भी होगा तो ये सब हमारा जो है क्या कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाएगा, टैक्स बेस। और टैक्स रेट क्या है, 10%, विच रिमेन्स कांस्टेंट। आपका टैक्स बेस कितना भी बढ़े, आपने देखा 1000 इनकम है, 1 लाख इनकम है, 1 करोड़ आपकी इनकम है, आपको हर केस में 10% ही टैक्स पे करना पड़ रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल मीन्स अनुपातिक कर, कि आपके कर में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा।
राइट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव टैक्सेस की। प्रोग्रेसिव टैक्सेस का मतलब क्या हुआ? प्रगतिशील कर। जैसा सुन रहे हैं वैसा समझ भी आ रहा होगा। प्रगतिशील, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा कर भी बढ़ता जाएगा। अगर इनकम इंक्रीज करेगी तो टैक्सेस भी इंक्रीज करेंगे, अगर इनकम कम होगी तो टैक्सेस भी कम होंगे। क्या देख रहे हैं? देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड टैक्सेस, राइट। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर हमारी 1000 इनकम है तो हमें 2% टैक्स पे करना पड़ रहा है। अगर मेरी 10,000 पे है, सैलरी है, इनकम है, तो मुझे 5% टैक्स पे करना पड़ रहा है। 1 लाख अगर मेरी सैलरी हो जाती है तो 10% पे करना पड़ रहा है, और 1 करोड़ हो जाती है तो मुझे 30% टैक्स पे कर। आप क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है हमारे टैक्सेस भी बढ़ते जा रहे हैं। इसको भी हम एक फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहेंगे। यहाँ पर आपने टैक्स बेस लिया और यहाँ टैक्स रेट लिया, सेम ऊपर की तरह। जैसे प्रोपोर्शनल टैक्सेस में किया था ऐसे ही हम प्रोग्रेसिव टैक्सेस में भी करेंगे। जैसे जैसे हमारे टैक्स बेस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी इनकम भी, टैक्स परसेंटेज जो है वो भी बढ़ती जाएगी। देख रहे हैं, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन टैक्स बेस एंड टैक्स इनकम। टैक्स रेट, अगर हमारा टैक्स बेस इंक्रीज करेगा तो टैक्स रेट भी इंक्रीज करेगा। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, कि जैसे जैसे कर प्रगतिशील, जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा कर भी बढ़ता जाएगा। मेरे ख्याल सभी को क्लियर हो रहा होगा, बहुत सिंपल सा जो हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, यानी रिग्रेसिव मतलब प्रतिगामी। प्रतिगामी का मतलब क्या है? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स कम होगा। जैसे जैसे, अब अगर रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम किसी इकोनॉमी में आ जाए ना, ये वैसे ऐसा टैक्स है जो कि बहुत, कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम जो है वो लागू होता हो, लेकिन फिर भी एक ये क्लासीफाई हम कर रहे हैं अगर टैक्सेस को, तो ये समझना भी ज़रूरी होना चाहिए कि रिग्रेसिव टैक्सेस कहते किसे हैं। इनकम बढ़ेगी तो टैक्सेस हमारे कम हो जाएंगे। इससे क्या होगा? जैसे देख रहे हो आप कि इनकम के बढ़ने पर टैक्सेस कम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैप है रिच और पुअर का, इट बिकम्स वाइडन, वो बहुत बढ़ जाएगा। आय और आय के बढ़ने पर अगर टैक्स कम हो रहे हैं और आय के कम होने पर टैक्सेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ? अब डिस्पोजेबल इनकम तो कम हो गई। जो गरीब आदमी है उसे टैक्स ज़्यादा देना है, अमीर आदमी को टैक्स कम पे करना है, तो क्या होगा कि हमारा जो है, जो गैप है, डिस्पोजेबल इनकम जो है वो गरीब आदमी के पास कम होगी और अमीर आदमी के पास बहुत ज़्यादा होगी। जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा है उसके पास तो बहुत ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी, खर्च करने योग्य आय ज़्यादा होगी। ये क्या है? अगर आपकी 1000 इनकम है तो 10% टैक्स पे करना पड़ रहा है। 1 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपको 8% टैक्स पे करना पड़ रहा है, और 1 करोड़ है तो आपको 6% टैक्स पे करना पड़ रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? इसको भी हम एक फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये टैक्स बेस है और यहाँ पर टैक्स रेट ले लेंगे। क्या है? जैसे जैसे हमारा टैक्स बेस बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स रेट कम हो जाएगा। देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन टैक्स बेस एंड टैक्स रेट। दैट्स वाई रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, द कर्व ऑफ रिग्रेसिव टैक्स, इट फॉल्स डाउन। क्यों नीचे की तरफ आ रहा है? क्यों? क्योंकि देयर इज इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन टैक्स बेस एंड टैक्स रेट, राइट। नेक्स्ट आता है डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। डिग्रेसिव मीन्स अधोगामी। अधोगामी का क्या मतलब होगा? अब उसे ध्यान से अब समझने की कोशिश करेंगे। क्या है? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपकी टैक्सेस, शुरू में इनकम बढ़ेगी तो हमारा टैक्स भी बढ़ेगा, लेकिन कोई एक पॉइंट के बाद हम क्या देखेंगे कि हमारा टैक्स जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट। टैक्स कांस्टेंट हो जाएगा। अब ज़रा 1 मिनट देखेंगे। अगर 1000 रुपये इनकम है तो आप 5% टैक्स पे कर रहे हैं। अगर आपकी 1 लाख इनकम है तो आप 10% टैक्स पे कर रहे हैं। आपकी
5 लाख इनकम है तो आप 15% टैक्स पे करते हैं। अगर 5 लाख एंड अबव है, एंड अबव, एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये टैक्स स्लैब्स नहीं है, सिर्फ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर 5 लाख एंड अबव आपकी इनकम है तो भी टैक्स 15% रहेगा। आप 1 करोड़ है तो भी 15% रहेगा, 15 करोड़ है तो भी 15% रहेगा। क्या देख रहे हैं, शुरू में ये प्रोपोर्शनल टैक्सेस हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये कांस्टेंट हो गए। हमने क्या देखा है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मीन्स, प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, प्रतिगामी, प्रगतिशील, जिसका मतलब है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा टैक्स भी बढ़ता जा रहा है। उसके बाद हमने क्या देखा, ये प्रोपोर्शनल हो गए। प्रोपोर्शनल मतलब क्या है कि फिक्स हो गए। शुरू में ये प्रोग्रेसिव है, उसके बाद ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ज़रा एक फिगर के थ्रू इसको भी समझने की कोशिश करें। टैक्स बेस, राइट, यहाँ टैक्स रेट। अब ज़रा इसे समझेंगे। शुरू में बढ़ता जाएगा, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। सिंपल कर, शुरू में बढ़ेगा और फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। शुरू में इनकम बढ़ेगी तो हमारा टैक्स भी बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद एक पॉइंट के बाद टैक्स कांस्टेंट हो जाएगा, टैक्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज़ कॉल्ड डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। ये इंडिया में आज भी लागू है कि अगर आपकी इनकम 10 लाख से अबव है तो आपका टैक्स जो है वो आपको 30% पे करना पड़ेगा। ये एक्चुअल टैक्स रेट मैं आपको बता रही हूँ जो आज की डेट में पॉपुलर है, आज की डेट में हो रहा है। इसको आपने ध्यान से समझना है और सुनना है, समझ करके करना है ताकि आप इसे समझ सकें, राइट। तो ये हमारा क्या है, डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, यानी अधोगामी कर, जो आज भी इंडिया में एप्लीकेबल है, राइट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, एड वैलोरम टैक्स। एड वैलोरम टैक्स मतलब मूल्य अनुसार या विशिष्ट वजन अनुसार। एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक टैक्स। ज़रा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करेंगे। मूल्य अनुसार, जैसे जैसे मूल्य बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। मूल्य मीन्स इफ वैल्यू इंक्रीजेस देन टैक्स ऑल्सो इंक्रीजेस। जो वैल्यू के अनुसार, मूल्य के अनुसार जो लगाया जाएगा उसी को हम एड वैलोरम या वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स, राइट। वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, जिसमें आप, इसका एक फार्मूला भी है, आप उस फार्मूले से भी हम समझ सकते हैं। जो भी आपकी टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स यानी कुल बिक्री में से आप इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, इनको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू एडेड टैक्स आ जाएगा। तो क्या है वैल्यू एडेड टैक्स? मूल्य वृद्धि बिक्री और खरीद के बाजार के मूल्य के अंतर को कहते हैं। कुल टोटल सेल्स कितनी है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। जो भी हमारी कुल बिक्री है और जो मध्यवर्ती वस्तुओं की लागत है, उनको जब आप माइनस कर देंगे वो हमारा वैल्यू एडेड टैक्स निकल आएगा, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर स्पेसिफिक टैक्स की। स्पेसिफिक टैक्स यानी कि विशिष्ट कर प्रणाली। विशिष्ट कर प्रणाली क्या है? जो हम वेट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग जो हम उसके किसी भी शेप के अकॉर्डिंग जो हम टैक्स लेते हैं उसी को हम स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा टैक्स भी बढ़ता जाएगा, राइट। इफ़ वेट इंक्रीजेज टैक्स ऑल्सो इंक्रीजेज। ये स्पेसिफिक टैक्स। कई बार वहाँ शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स। तो आपको इन दोनों को एक एक एग्जांपल दे करके आपको एक्सप्लेन करना होगा, राइट।
नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच आर डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट। जो डायरेक्ट हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, जो सीधे हम सरकार को देते हैं, उसी को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर, जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स वो टैक्स है जिसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन के बारे में आपको बताएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन किसे कहते हैं, क्या है, जिसको आप दूसरे पर ट्रांसफ़र कर सकते हो, दूसरे को पे करने के लिए शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उनको शिफ्ट नहीं किया जाता, यानी जैसे आपके डायरेक्ट टैक्सेस, यानी इसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस। इम्पैक्ट मतलब जो कर देने वाला है, और कर का भार और कर देना दोनों उसी पर पड़ते हैं। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस, ठीक है, दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ेगा, उसका भार भी उस पर पड़ेगा और पे भी उसी, अदा भी उसी को करना पड़ेगा। तो क्या है इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस। इंसिडेंस क्या है, भार किस पर, अगर वो भार सपोज कीजिए राजेश की इनकम पर 2000 इनकम टैक्स बनता है, तो उसका भार 2000 का किस पर पड़ेगा, राजेश पर, और उसका पे किसको पर करना पड़ेगा, देना किसको पड़ेगा, वो भी राजेश को ही देना पड़ेगा। तो देना भी उसी को है और भार भी उसी पर पड़ेगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस सारे टैक्सेस जो भी इनकम टैक्स से अलग हैं, जो हम इनडायरेक्टली पे करते हैं, जैसे आपका सेल्स टैक्स हो गया। आप मार्केट में जाते हैं दुकानदार के पास, वहाँ जा कर के आपने जो है उससे क्या बोलते हैं, फ़ैन ख़रीदा, तो आपने उसके बदले में उसको 1000 रुपये प्लस टैक्सेस भी आपने पे किए। उस शॉपकीपर ने प्रोड्यूसर को दिया, प्रोड्यूसर ने गवर्नमेंट को दिया। तो ये इनडायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। डायरेक्टली हम नहीं पे कर रहे हैं, हम इनडायरेक्टली पे करते हैं, उन्हीं को हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। अब इसमें इम्पैक्ट जो है वो किसी पर पड़ेगा और इंसिडेंस अलग होगा। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस दोनों हमें अलग अलग देखने को। इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, प्रोड्यूसर पर। भार किस पर पड़ा, कंज्यूमर पर। कंज्यूमर ने किसको दिया, कंज्यूमर यानी पे करने वाला दूसरा व्यक्ति है, और भार जिस पर पड़ेगा वो दूसरा व्यक्ति है। दो अलग अलग बातें हुई। किसने पे किया, कंज्यूमर ने, पर भार पड़ा। पे किसने किया, प्रोड्यूसर ने किया। मैंने कहा ना, मैंने शॉपकीपर को दिया, शॉपकीपर ने प्रोड्यूसर को दिया। पे किसने किया, प्रोड्यूसर ने किया। इम्पैक्ट किस पर पड़ा, प्रोड्यूसर पर, और इंसिडेंस किस पर पड़ा, कंज्यूमर पर। भार पड़ा कंज्यूमर पर और इम्पैक्ट हुआ किस पर, प्रोड्यूसर पर, यानी एक्चुअली किसने पे किया है। ये हमारे दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, जिसको हमने क्लासीफाई किया अलग अलग पार्ट्स में, जिसमें मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस में सिंगल एंड मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, वैल्यू एडेड एंड स्पेसिफिक टैक्सेशन सिस्टम, यानी मूल्य वृद्धि, वैल्यू एडेड टैक्स और विशिष्ट कर प्रणाली, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, यानी जो आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर हैं। तो ये हमारे क्या हुए, ये हमारे हुए क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, यानी कि सिद्धांत कौन कौन से हैं, कर लगाने के सिद्धांत कौन कौन से हैं, ज़रा आप उसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, इन्होंने जो है 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन जो है हमें बताए हैं। 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है। फर्स्ट हमारा कैनन ऑफ टैक्सेशन है इक्विटी, यानी समानता का सिद्धांत। यानी कैनन्स का मतलब क्या है, ज़रा उसे समझ लें तो बहुत आसानी से इन्हें 2-2 लाइन्स में आप एक्सप्लेन कर सकेंगे। यानी कर कैसा होना चाहिए, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन यानी सिद्धांत क्या कहता है कि कर कैसा होना चाहिए। समानता होनी चाहिए,
कर में सभी पर बराबर भार पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी पर बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है और किसी पर कम पड़ रहा है, तो इससे इनइक्वालिटी जो है वो इकोनॉमी में होगी। इनइक्वालिटी को कम करने के लिए ऐसा कर होना चाहिए, यानी समानता का सिद्धांत होना चाहिए। जो ज़्यादा योग्य है कर देने के वो ज़्यादा टैक्स पे करे, जो कम योग्य है वो कम टैक्स पे करे। उसी को हम एक कैनन ऑफ इक्विटी कहेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है कैनन ऑफ सर्टेनिटी, निश्चितता का सिद्धांत। मतलब जो भी कर दे रहा है, जिसको कर देना है, वो निश्चित होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि किस समय देना है और कितना कर देना है, तभी आसानी से कर दिया जा सकेगा। अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि मुझे कितना कर देना है, किसको कर देना है, अगर बहुत कॉम्प्लिकेट होगा ये प्रोसीजर, तो मेरे ख्याल कोई भी आसानी से कर नहीं दे सकेगा। तो एडम स्मिथ ने कहा है जो भी व्यक्ति पे करता है वो निश्चित होना चाहिए, उसका समय निश्चित होना चाहिए, उसकी विधि निश्चित होना चाहिए, जो राशि उसे देनी है वो निश्चित होना चाहिए, ताकि जो है वो आसानी से उसे पे कर सके, उसको क्या अदा करना है और कितना अदा करना है। ठीक है। और नेक्स्ट आपका आता है कैनन ऑफ कन्वीनियंस, सुविधाजनक होना चाहिए। बहुत सिंपल है ये भी, सुविधाजनक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे को यहाँ से जा कर के कर बहुत दूर जा कर के देना है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी इनकम 10,000 रुपये, उसमें से मुझे 5,000 कर देना है, तो ये मेरे लिए सुविधाजनक नहीं होगा। ऐसा कर होना चाहिए जिससे मेरी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बहुत कम ना हो, ताकि मैं डिमांड ना कम कर सकूं। राइट। नेक्स्ट आता है कैनन ऑफ इकोनॉमी, यानी मितव्ययता का सिद्धांत। इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी ऐसा कर होना चाहिए जिससे जो है करदाता की जेब पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, हर कोई इसे आसानी से पे कर दे। अभी मैंने पहले भी बताया था कि टैक्सेस बहुत कम होने चाहिए ताकि आसानी से लोग पे कर दें। अगर ज़्यादा टैक्सेस लगा देगी ना सरकार, तो लोग चोरियां करनी शुरू कर देंगे। उससे बचने के लिए हमें जो है कैनन ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, यानी इकोनॉमिकल होना चाहिए, ताकि आसानी से लोग इसे पे कर सकें। ये तो हुए एडम स्मिथ ने, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं एडम स्मिथ, फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स। इनके अनुसार 4 कैनन्स हैं, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो हैं उनके अनुसार हमारे कैनन्स जो हैं वो बदल जाते हैं। क्या है? जैसे इलास्टिक होना चाहिए, यानी कम या ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है फिक्स होगा तो कोई भी पे आसानी से नहीं कर सकेगा। इलास्टिसिटी होनी चाहिए कि आवश्यकता पड़ने के अनुसार ही सरकार को कर ज़्यादा या कम करने चाहिए। अगर सरकार फिक्स रखेगी तो उसका कुछ लोगों पर बोझ बहुत ज़्यादा पड़ेगा और कुछ पर उसका बोझ कम पड़ेगा। प्रोडक्टिव होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि जब सरकार को ज़्यादा आय मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए। प्रोडक्टिव होने चाहिए। जब गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देगी। उससे जो है इकोनॉमी में प्रोडक्ट डिमांड बढ़ेगी और उसी के कारण प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सिंपल होने चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए, बहुत तरह के कर होने चाहिए, ताकि जो है आसानी से लोग एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा कोई भी पे कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल होने चाहिए, कम या ज़्यादा किए जा सकते, पॉपुलर होने चाहिए, सबको सभी करों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सरकार में और जो भी पे कर रहा है उसमें, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों में, सभी सरकारों में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि जो है कर आसानी से यूटिलाइज हो सके। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आता है इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेस। क्या प्रभाव पड़ता है टैक्सेस का? कंजम्पशन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रोडक्शन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे काम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सेविंग्स पर, इन्वेस्टमेंट पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर, इन सब पर इफेक्ट्स जो हैं वो आपको शो करके दिखाने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इफेक्ट ऑफ टैक्सेस क्या है, करों का प्रभाव क्या है, तो डाल्टन एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनके अनुसार अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें, अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो अच्छा टैक्स वो है जिसका आर्थिक प्रभाव सबसे अच्छा हो और बुरा प्रभाव भी पड़े तो वो कम से कम हो।
यानी अच्छा प्रभाव इकोनॉमी पर पड़ना चाहिए ताकि इकोनॉमी में डेवलपमेंट आसानी से हो सके, ग्रोथ इकोनॉमी में हो सके। इससे क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई बढ़ना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, कंजम्पशन बढ़ना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए। अब इन सब पर क्या अफेक्ट पड़ता है टैक्सेस का, अब ज़रा हम उसे ध्यान से समझते जाएंगे। कंजम्पशन पर क्या अफेक्ट पड़ेगा, ये डिस्पोजेबल इनकम पर डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस ज़्यादा लगा देगी तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा। एग्जांपल जो दिया था, 10,000 रुपये आपकी इनकम है, उसमें से 1,000 रुपये आपने टैक्स पे कर दिया तो 9,000 आपकी डिस्पोजेबल इनकम है। यानी वो इनकम जो आप खर्च करने के लिए तैयार हैं, अपने ऊपर खर्च करते हैं, वही कंजम्पशन कहलाती है। तो अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्सेस के केस में हमारी जो है, अब यहाँ कंजम्पशन को देखेंगे। कंजम्पशन की अगर हम बात कर रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा, कंजम्पशन के केस में अगर डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस से डिस्पोजेबल इनकम, डायरेक्ट टैक्सेस अगर बढ़ जाएंगे तो डिस्पोजेबल इनकम जो है वो हमारी कम हो जाएगी, यानी खर्च करने योग्य आय कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंजम्पशन कम हो जाएगी। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बढ़ने से क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़े तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाएंगी। मार्केट में शैम्पू की बोतल खरीदने गए, 100 रुपये की शैम्पू की बोतल है, उस पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया 5%, तो कितने की मिली, 105 रुपये की मिली, प्राइजेस बढ़ गए। इनडायरेक्ट टैक्सेस में प्राइजेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, प्राइजेस के बढ़ने पर कंजम्पशन कम हो जाएगी। अब आप डिमांड कम करने लगेंगे तो हम क्या देखते हैं, कंजम्पशन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम ये बात करेंगे कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। अब अगर आप बात करेंगे प्रोडक्शन के बारे में, अब प्रोडक्शन भी वही है। अब प्रोडक्शन में ज़रा देखेंगे क्या है, कितना वर्क करने की क्षमता, कैपेसिटी टू वर्क, यानी काम करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन पर टैक्सेस लगा देगी सरकार तो क्या होगा कि उसके कारण हमारा काम करने की क्षमता जो है, अगर हम कहेंगे काम करने की क्षमता, तो वो हमारी कम हो जाएगी। उसका रीज़न क्या है, प्रोडक्शन पर अगर टैक्स लगेगा तो प्रोड्यूसर कम से कम लोगों को काम देगा। उसका रीज़न क्या है कि प्रोडक्शन पर टैक्स लग जाने से हमारी क्या होगा, प्राइजेस जो कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन पर टैक्स बढ़ने से कॉस्ट इंक्रीज़ कर जाएगी। कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट वो कम लोगों को देगा, कम एम्प्लॉयमेंट देगा लोगों को, हम तो हमारी काम करने की क्षमता भी कम हो जाएगी। उसका रीज़न क्या हुआ, प्रोडक्शन पर टैक्स बढ़ा तो कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट के बढ़ने पर प्राइजेस भी बढ़ जाएंगे, प्राइजेस भी बढ़ जाएंगे, प्राइजेस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड के कम होने पर कंजम्पशन भी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, वर्क कम हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, सब कुछ कम होता चला जा रहा है, राइट। अगर मैं बात करूँगी सेविंग की, सेविंग्स पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। अगर टैक्सेस इंक्रीज करेंगे तो सेविंग्स कम हो जाएंगी। अब मेरे पास खर्च करने के लिए भी इनकम कम हो जाएगी। अगर खर्च करने के लिए इनकम कम है तो मेरी सेविंग्स भी कम हो जाएंगी, सेविंग्स पर भी बुरा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट टैक्स अगर बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड के कम होने पर प्रोड्यूसर कम इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। प्रोडक्शन के केस में वर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सेविंग्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम क्या देखते हैं, ज़्यादा टैक्सेस लग जाने से बुरा प्रभाव इन सब पर पड़ेगा कि सब कुछ कम होता चला जाएगा, राइट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या अफेक्ट पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या अफेक्ट पड़ेगा, यानी करों का वितरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस अगर लगाए जाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से हो गए आपके, प्रोपोर्शनल टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स है, रिग्रेसिव टैक्स है, डायरेक्ट टैक्सेस जो भी आप पे करते हैं, डेथ टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, आप अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो भी आपको ही वो करना पड़ेगा। तो क्या है,
जैसे जैसे हमारे जो हैं डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ जाएंगे, वैसे वैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको सहायता मिलेगी। जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। उसका रीज़न क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस पे करने पर गवर्नमेंट की इनकम बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट की इनकम बढ़ने पर गवर्नमेंट खर्च करेगी और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी, तो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी पैसे को, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में अगर वो लग्जरीज पर टैक्स लगाते हैं तो वो हमारा जो है गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा होगी, तो हमारा गैप जो है वो कम हो जाएगा, लग्जरीज पर ज़्यादा, नेसेसिटीज़ या नॉर्मल गुड्स पर कम। तो इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट जो है पूरा टैक्सेस के थ्रू इनकम कलेक्ट करती है। तो आपको इस चैप्टर में क्या क्या करना है, ज़रा उसे अब ध्यान से समझ लेंगे। आपको सबसे पहले सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट इनकम लिखना है, यानी एक इंट्रोडक्शन देना है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, ज़रा ध्यान से सुने। इंट्रोडक्शन में आप सोर्सेज ऑफ इनकम लिखेंगे, राइट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जिसमें आप सोर्सेज ऑफ इनकम लिखेंगे, जो भी मैंने बताए थे। उसके बाद आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, यानी विशेषताएं क्या क्या हैं टैक्सेस की, वो आप बताएंगे। आप ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं टैक्सेस के, वो बताना है आपको। उसके बाद क्लासिफिकेशन बताना है। क्लासिफिकेशन क्या है, जिसमें आपने बताया सिंगल, मल्टीपल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, डिग्रेसिव, एड वैलोरम टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स, ठीक है, और डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस है। उसके बाद आप बताएंगे कैनन्स ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। कैनन्स में आप एडम स्मिथ का बताएंगे और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के आप बताएंगे। उसके बाद आप अफेक्ट्स ऑफ टैक्सेस, यानी टैक्सेस का क्या प्रभाव पड़ता है। दैट्स ऑल, इट्स ऑल अबाउट योर टैक्सेशन सिस्टम। मेरे ख्याल बहुत सिंपल चैप्टर था, जो सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आप इसे समझिए, सुनिए और समझने की कोशिश करें।